तो अभी हमने आर्क वेल्डिंग देख ली है। आर्क वेल्डिंग में हमने इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग देख ली अभी तक, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग भी देख ली, ठीक है, जो हम जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे थे। अब हम आ जाते हैं आर्क वेल्डिंग के दूसरे टाइप पे, क्या है ये, गैस वेल्डिंग, ठीक है। गैस वेल्डिंग, वेल्डिंग बाय केमिकल रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे आर्क नहीं बनती, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये आर्क वेल्डिंग नहीं है, हमने आर्क वेल्डिंग पहले देखी थी। अब ये क्या है, ये बर्निंग हो रही है, गैस बर्न हो रही है। गैस बर्न होने की वजह से क्या हो रहा है, अब देखो हमने पढ़ा था ना कि लिक्विड स्टेट वेल्डिंग में हमने 3 टाइप के पढ़े थे। हमने क्या पढ़ा था, हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस वाला देखा था, हमने आर्क का देख लिया, हमने ये गैस, ये केमिकल रिएक्शन। अब हम केमिकल रिएक्शन वाला देखने वाले हैं। केमिकल रिएक्शन वाले में हमारे पास क्या थे, 2 थे। एक तो क्या है, गैस वेल्डिंग था, और दूसरा क्या था हमारे पास, थर्मिट वेल्डिंग थी, ठीक है। तो हम गैस वेल्डिंग को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके बाद हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग देखेंगे अच्छे से। तो गैस वेल्डिंग में हम हो क्या रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, फ्यूल बर्न होगा, फ्यूल बर्न होगा कुल मिला के, ठीक है। फ्यूल क्या होने वाला है, यहाँ पे बर्न होने वाला है, ठीक है। तो इसमें भी गैस वेल्डिंग में हम, ये बहुत पॉपुलर जो एक टाइप की वेल्डिंग है, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो क्या, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, ठीक है, ऑक्सी एसिटिलीन, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ऑक्सीजन और एसिटिलीन के आपस में क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे। सिंपल बोलने का मतलब क्या है कि हम एसिटिलीन को जलाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, एसिटिलीन को हम क्या करने वाले हैं, जलाने वाले हैं। और उस एसिटिलीन को जला के हम क्या करेंगे, यहाँ पे हीट को प्रोड्यूस करेंगे, एनर्जी को क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रोड्यूस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप बना रखा है मैंने यहाँ पे, बहुत सिंपल सा सेटअप बना रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए। एक ये जो बड़ा वाला सिलेंडर है, ये बड़ा वाला सिलेंडर किसका है, ऑक्सीजन का है। आपको समझ में आएगा कि बड़ा सिलेंडर क्यों लिया है ऑक्सीजन का, ठीक है, बड़ा सिलेंडर ऑक्सीजन का क्यों लिया है। ये बड़ा वाला सिलेंडर किसका है, ऑक्सीजन का है, ठीक है। ये ऑक्सीजन को सिलेंडर अगर आपने कभी देखा होगा तो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है वो हमेशा कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का। तो ये है क्या होगा, ब्लैक कलर का, ब्लैक इन कलर, ठीक है, ब्लैक इन कलर। ऑक्सीजन का सिलेंडर कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो ये ब्लैक इन कलर हमारा यहाँ पे सिलेंडर होने वाला है, ठीक है, ब्लैक कलर का हमारा सिलेंडर होने वाला है। ये हमारे यहाँ पे C2H2 एसिटिलीन बोलते हैं इसको, एसिटिलीन C2H2 है। ये फ्यूल है एक तरीके का, हाइड्रोकार्बन है एसिटिलीन। इसका जो यहाँ पे सिलेंडर होता है ये रेड कलर का होता है, ठीक है। पहचान है ना, अब सबको थोड़ी पता है कि यार ये एसिटिलीन क्या होती है, ऑक्सीजन कैसा रहता है। तो क्या कर दिया उन्होंने, यहाँ पे एक पहचान बनाने के लिए क्या बना दिया कि ये एक रेड कलर का रहेगा और दूसरा कैसा रहेगा, दूसरा रहेगा हमारा ब्लैक कलर का, ठीक है। एक रेड कलर का, दूसरा कैसा, ब्लैक कलर का। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये प्रेशर रेगुलेटर्स हैं, प्रेशर गेजेस हैं, इनके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इस वाले पाइप के थ्रू क्या आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है। यहाँ से क्या आ रही है हमारी, एसिटिलीन आ रही है। अब ये एसिटिलीन और जो ये ऑक्सीजन है, ये जाके एक टॉर्च, टॉर्च का यूज़, टॉर्च नाम बोलते हैं इसको, ठीक है। टॉर्च में जाके क्या करते हैं, ये हम इनको कंबाइन कराते हैं, और इस टॉर्च पे क्या लगा रहता है, इग्नाइटर, जैसे लाइटर होता है ना स्पार्क प्रोड्यूस करने का, बस स्पार्क चाहिए बस, ठीक है। तो यहाँ से जो होती है वो फ्लेम बाहर आती है, यहाँ से क्या बाहर आती है, फ्लेम बाहर आती है। और उस फ्लेम की हेल्प से हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे वेल्डिंग करा रहे होते हैं। ये हमारे वर्क पीस है, ये हमारे क्या है, वर्क पीस, ठीक है, वर्क पीस। तो सेटअप बहुत सिंपल है, आप लोगों को दे दिया जाए तो आप लोग भी कर दोगे। फ्लेम जो यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, वो फ्लेम का टेम्परेचर लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो फ्लेम होती है उसका टेम्परेचर होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल फंडा है, बस ये है कि हमें इसके बारे में पढ़ना है, जानना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहने वाली है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन की, जो रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, बर्निंग जो हो रही है। तो जो रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है, देखो एसिटिलीन क्या है, C2H2 प्लस O2। और इसका कंप्लीट अगर कंबशन होता है, तो किसी भी चीज़ का जब कंप्लीट कंबशन होता है तो वहाँ पे क्या निकलता है, CO2 और H2। अगर हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबशन हो रहा है, हाइड्रो, आप आईसी इंजन में पढ़ते होंगे, जब फ्यूल जब हम फ्यूल्स के बारे में आईसी इंजन में पढ़ते होंगे, तो हाइड्रो इंजन का जब कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो वहाँ पे क्या निकलती है, CO2 और H2। तो आपको क्या रखना है, सीधा सीधा CO2 H2O और प्लस यहाँ पे ये कैसी रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे हीट रिलीज होती है, इस रिएक्शन के बाद क्या हो रही है, हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है बाहर, ठीक है। इस रिएक्शन के बाद हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है बाहर को, ठीक है। तो देखो अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ठीक है, रिएक्शन क्या नहीं है, बैलेंस नहीं है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे शुरू करते हैं, देखो यहाँ पे H2O कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे भी H2O कितने हैं, 2 हैं, ठीक है।
कार्बन का यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे मैंने कितने लिख दिए, 2 लिख दिए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2 2 4 और 1 5 हो गए। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, 2.5 या 5/2 लिख दूँ, यहाँ पे 5/2। तो ये रिएक्शन अब मेरी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। देखो C2 C2 H2 H2 5/2 × 2 5, 4 + 1 5, ठीक है। ये रिएक्शन पूरी की पूरी क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। तो यहाँ पे अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यार अगर मैं एक वॉल्यूम इसका जलाता हूँ तो मुझे 2.5 वॉल्यूम किसका चाहिए, इसका चाहिए। अगर मैं 1 मोल अगर मैं एसिटिलीन का बर्न कर रहा हूँ तो मुझे उसके लिए कितने मोल चाहिए, उसके लिए मुझे 2.5 मोल किसके चाहिए, ऑक्सीजन के लिए चाहिए। तो यहाँ पे इसका सिलेंडर भी हम थोड़ा बड़ा इसीलिए लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा चाहिए होती है ऑक्सीजन, ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए होता है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एसिटिलीन को बर्न करने के लिए कंप्लीट कंबशन, ये पेपर का इटसेल्फ एक क्वेश्चन है कि एसिटिलीन के कंप्लीट कंबशन के लिए हमें कितना यहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पे कितना, 2.5 मोल या 5/2, इसको आप क्या बोल सकते हो, 2.5 मोल भी कह सकते हो, ठीक है। समझ में आई बात, 2.5 मोल्स पे आप इसको कह सकते हो, ठीक है। बहुत ही आसानी से 2.5 मोल आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, जो इतना इसको यहाँ पे चाहिए होगा बर्न करने के लिए, ठीक है। लेकिन जब ये रिएक्शन होती है ना, ये रिएक्शन मैंने एक साथ, ये रिएक्शन कभी एक साथ नहीं होती है, 2 स्टेज में होती है रिएक्शन, ठीक है। पहले क्या होता है, C2H2 के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन जो देते हैं हम लोग, वो कभी भी हम 2.5 मोल नहीं देते। अगर हम जो ये 2.5 मोल एक साथ ऑक्सीजन दे देंगे तो फिर ये जो बर्निंग होगी ये टॉर्च के बाहर नहीं होगी, टॉर्च के अंदर ही बर्निंग हो जाएगी। टॉर्च के अगर ऑक्सीजन मैंने दे दिया ना, फिर बाहर फ्लेम नहीं निकलने वाली, फिर टॉर्च के अंदर ही पूरी की पूरी बर्निंग हो जाएगी। तो हम, आप ध्यान रखो, जब भी हम रिएक्शन कराते हैं तो इसको 2.5 मोल जो चाहिए होता है ऑक्सीजन बर्न करने के लिए, हम पूरा का पूरा ऑक्सीजन जो है वो उसे पहले ही नहीं देते। हम क्या देते हैं, 2.5 मोल से कम उसे क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ताकि कंबशन हो जाए, थोड़ा बहुत कंबशन हो जाए। बाकी जो कंबशन होता है वो यहाँ पे जो ये फ्यूल बाहर आता है, ये जो है ये एयर से क्या करता है, O2 के साथ रिएक्शन करता है। ऑक्सीजन कहाँ से निकालेगा, ये एयर से ये ऑक्सीजन निकालता है, एयर से ऑक्सीजन निकाल के ये क्या कराता है, फिर कंबशन यहाँ पे कराता है। तो ये कभी भी एक साथ नहीं होता, रिएक्शन 2 स्टेजेस में होती है, ठीक है। और कभी कभी तो ये रिएक्शन 3 स्टेजेस में होती है, तो उसका ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए अभी जो यहाँ पे हम गैस की फ्लेम्स देखेंगे तो ये 2 2 3 3 टाइप की जो फ्लेम हम यहाँ पे देखने वाले हैं, इसका फंडा यही है कि जो ये रिएक्शन होती है वो एक स्टेज में नहीं होती है, क्योंकि एक स्टेज के लिए उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता है अवेलेबल, ठीक है। तो क्या करता है, जितना ऑक्सीजन यहाँ से मिलता है उतना पहले रिएक्शन होता है, फिर बाहर आता है, बाहर आके फिर फ्यूल का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, एनर्जी उसके पास रहती है, बाहर से एयर से वो ऑक्सीजन को उठा के फिर क्या कर जाता है, बर्न कर जाता है यहाँ पे, ठीक है, बर्न कर जाता है, ठीक है। तो ये इसका फंडा रहा, ठीक है, इसका फंडा रहा। अब हम बात करते हैं गैस की फ्लेम की। यहाँ पे हमारी 3 टाइप की गैस की फ्लेम बनती है, एक बनती है न्यूट्रल फ्लेम, एक बनती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, एक बनती है क्या, कार्बोराइजिंग फ्लेम। अब ये फ्लेम्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या इन फ्लेम्स में इनके ये टाइप्स हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उनको आके समझ लेते हैं। जो न्यूट्रल फ्लेम होती है, न्यूट्रल फ्लेम का मतलब ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन और एसिटिलीन की बराबर अमाउंट दे रहे हैं। मैं ऑक्सीजन और एसिटिलीन बराबर अमाउंट में दे रहा हूँ। मैं 1 मोल यहाँ से मैं एसिटिलीन भेज रहा हूँ तो 1 ही मोल मैं यहाँ से क्या भेज रहा हूँ, ऑक्सीजन को भी भेज रहा हूँ। तो 1 मोल हम क्या कर रहे हैं, दोनों केसेस में दे रहे हैं यहाँ पे। तो जब मैं 1 मोल दे रहा हूँ तो देखो कंप्लीट कंबशन के लिए कितना चाहिए, 2.5 मोल, मैं दे कितना रहा हूँ, 1 मोल, मतलब 1.5 मोल मुझे एक्स्ट्रा चाहिए ना। वो 1.5 मोल कहाँ से निकलता है, वो 1.5 मोल निकलता है एयर से, ठीक है। तो ये जो स्टेज, ये जो रिएक्शन होती है 2 स्टेजेस में होती है, ठीक है। तो जो पहला यहाँ पे, जो पहली स्टेज में जो यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, उसकी जो कोन बनती है वो ये वाली कोन बनती है। देखो फ्लेम जो बनती है, जो पहली स्टेज की जो रिएक्शन है उसकी फ्लेम ये वाली फ्लेम बनती है, छोटी वाली फ्लेम। ये है व्हाइट कलर की फ्लेम बोलते हैं। जब भी आप देखना व्हाइट कलर की ये फ्लेम होती है, ठीक है। इसका टेम्परेचर होता है लगभग 3200 डिग्री सेल्सियस के आसपास। 3200 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका क्या होता है, टेम्परेचर यहाँ पे इसका होता है, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पे इसका होता है, ठीक है। फिर बाद में जितना बचा कुचा फ्यूल बच जाता है, 1.5 मोल ऑक्सीजन लेके कहाँ चलता है, ये आउटर फ्लेम बनाता है। और ये आउटर फ्लेम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, ये 1275 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और इससे हमारी वेल्डिंग होती भी नहीं है, क्योंकि मटेरियल को मेल्ट करने के लिए अगर आप स्टील की वेल्डिंग कर रहे हो तो स्टील का
मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर 1400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर रह रहा है तो ये 1275 वाला उसको क्या गर्म ही करेगा, उसको मेल्ट नहीं कर पाएगा। समझ में आई बात? तो क्या करता है, मेल्टिंग होती है इनर कोन, इसको इनर कोन बोलते हैं, इसको आउटर कोन बोलते हैं, नाम भी ध्यान रखना, इनर कोन एंड आउटर कोन, ठीक है। तो ये इनर कोन क्या कराता है, हमारी मेल्टिंग कराता है, ये आउटर कोन का काम प्री हीटिंग या रीहीटिंग करना होता है, ठीक है। तो देखो, तो सिंपल है, इसका आपको यूज याद रखना है, यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ माइल्ड स्टील की हम वेल्डिंग कर सकते हैं इससे, लो कार्बन स्टील की, कास्ट आयरन जिसमें कार्बन का कंपोजिशन कम हो, और स्टेनलेस स्टील की, मतलब जहाँ पे भी आपका जो थोड़ा सा कार्बन का कंटेंट प्रेजेंट है तो हम इसको क्या यूज़ करेंगे, न्यूट्रल फ्लेम का हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको कहानी थोड़ा सा तेज़ लग रहा होगा, कोई नहीं, स्लो करके सुन लो, लेकिन आपको ये कहानी आई होप समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ठीक है। मैं पूरी हर एक चीज़ को क्लियर करते चलते हैं, दो फ्लेम क्यों बनते हैं उसका भी मैंने आपको यहाँ पे रीज़न बता दिया। इसका कलर ब्लू होता है, इसका कलर वाइट होता है, मैंने यहाँ पे दोनों के टेम्परेचर्स भी लिखे हुए हैं जो कि आप याद रख सकते हो। सिंपल है, 1275 3200, ठीक है। देखो अब बात आते हैं दूसरी फ्लेम पे जिसका नाम है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग, नाम से ही क्या आ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। मतलब हमने ऑक्सीजन का अमाउंट क्या रखा है, थोड़ा ज़्यादा रखा है, ऑक्सीजन का अमाउंट हमने ज़्यादा रखा है। अब ये ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा तो रखा है, लेकिन फिर भी इतना ही रखा कि कंप्लीट कंबशन हो जाए। हम क्या करते हैं, कितना टाइम रखते हैं, 1 to 1.5 टाइम्स। मतलब ये जो इससे है ज़्यादा, मतलब अगर ये 1 मोल है तो ये 1.1 या 1.5 मोल के आसपास ही हम यहाँ पे देने वाले हैं, तो ज़्यादा हम इसको ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं देने वाले, ठीक है। अब ऑक्सीजन अगर हम इसे ज़्यादा नहीं देंगे, ऑक्सीजन अगर मैं इसे थोड़ा ज़्यादा दे देता हूँ, पहले केस में यहाँ का टेम्परेचर कम बना था इनर कोन का, इनर कोन का टेम्परेचर कम इसलिए बना था क्योंकि तुमने पहले केस में यहाँ पे ऑक्सीजन कंप्लीट दी नहीं, कम ऑक्सीजन यहाँ पे दी है। अब जो आपने कम ऑक्सीजन वहाँ पे दी है तो वहाँ पे अच्छे से कंबशन नहीं हो पाया। अब आप क्या कर रहे हो कि आपने ऑक्सीजन का अमाउंट थोड़ा सा यहाँ से ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है, ऑक्सीजन का अमाउंट यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया। अब वो ऑक्सीजन का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा बढ़ाने के बाद हुआ क्या कि यहाँ पे कंबशन थोड़ा सा ज़्यादा बेटर कंबशन हो गया यहाँ पे। अब जो वो बेटर कंबशन हुआ तो अंदर का जो वाइट फ्लेम था उसका टेम्परेचर अब 3300 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच गया क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ऑक्सीजन उसको मिली, थोड़ा ज़्यादा ऑक्सीजन से वो थोड़ा ज़्यादा बर्निंग हो गई और अंदर का जो टेम्परेचर पहुंचा वो 3300 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया। बाहर का जो ब्लू कोन बना, ये जो ब्लू कोन बना, कोन बोलते हैं इसको, ठीक है, ब्लू कोन बना, इसका टेम्परेचर जो है ये बाहर वाला है और ये अंदर वाला है, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर है वो लगभग उतना ही रहा, 1275 डिग्री सेल्सियस के आसपास। इसको आप यूज़ कर सकते हो नॉन फेरस मेटल्स के लिए, कॉपर, जिंक, ब्रास, ब्रॉन्ज, इनके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। गैस फ्लेम कौन सी होगी ये आपको जानने का तरीका, जब क्योंकि आप जब गैस को फ्लेम जब वहाँ पे बनेगी तो जो बहुत सारे टेक्नीशियंस होते हैं उनको नहीं पता होता है कि यार ये ऑक्सीडाइजिंग है, कार्बोराइजिंग है या फिर न्यूट्रल है। तो इसको सोचने और समझने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि इसकी फ्लेम की ना साउंड सबकी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे जो गैस फ्लेम न्यूट्रल फ्लेम होता है इसकी साउंड बहुत हिसिंग साउंड होती है, इसकी हिसिंग साउंड, इस टाइप की साउंड होती है, ठीक है, हिसिंग साउंड होती है न्यूट्रल फ्लेम में, ठीक है। तो अगर फ्लेम में अगर आप एसिलीन को बर्न कर रहे हो और वहाँ पे अगर हिसिंग साउंड अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका मतलब आप लोग समझ सकते हो कि वहाँ पे कौन सी फ्लेम बनी है, वो न्यूट्रल फ्लेम बन गई है वहाँ पे, ठीक है। अगर रोरिंग साउंड आ रहा है, रोर करके, ऐसा करके, जैसे आप क्या करते हो, कभी कभी आप वो स्टोव जलाते थे ना जो पहले टाइम में, अभी भी जब आप वो पेट्रोमैक्स वगैरह जलाते होंगे तो पेट्रोमैक्स को जलाते समय अगर ऐसे ऐसे रोरिंग की साउंड आ रही है तो मतलब वो कैसा है, वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम टाइप का है ना, वो रोरिंग साउंड, मतलब वहाँ से सुनने को रोरिंग साउंड में आपको जस्ट एक सुनाना चाह रहा हूँ कि कैसे होती है। वहाँ पे नहीं हम ऑक्सीजन वहीं से सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे साउंड में आपको बता रहा हूँ कि ऑक्सीजन अगर सफिशिएंट अमाउंट में मिले तो जो साउंड होती है वो कैसी आती है, रोरिंग साउंड आती है, ठीक है, रोरिंग साउंड आती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी रोरिंग साउंड। इसका हमने यूज़ देख लिया, ये क्या होता है, हमने यहाँ पे इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। अगली जो हमारी फ्लेम होती है उसका नाम होता है कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग, अब ये कार्बोराइजिंग है मतलब कार्बन इसमें क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। इसका सिंपल मतलब क्या हो गया कि अब जो हमने जो अंदर से यहाँ से जो हमें सप्लाई दे रहा था, इस सप्लाई में ये वाली सप्लाई का अमाउंट क्या है, ज़्यादा है, ये वाली सप्लाई का अमाउंट क्या है, कम है। अब मैंने क्या कर दिया कि मैंने O2 का अमाउंट
क्या कर दिया, C2H2 से कम कर दिया। मतलब अगर C2H2 अगर 1 मोल दे रहा हूँ तो O2 में कितना दे रहा हूँ, 0.9 मोल दे रहा हूँ, या फिर 0.95 मोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो लगभग इतना इतना मैं क्या दे रहा हूँ, इसको O2 दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको दिख रही हैं 3 फ्लेम, क्योंकि यहाँ पे जो कंबशन होता है ना, उस कंबशन में देखो मैंने क्या बोला, अगर हम इसे थोड़ा और खोलते हैं अच्छे से, तो इस रिएक्शन में पहले एसिटिलीन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, पहली स्टेज। कार्बन मोनोऑक्साइड जो बच जाता है, जब वो जलता है बाहर एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन में, तब क्या बनाता है वो, कंप्लीट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो एक स्टेज ये, एक स्टेज ये। यहाँ पे इतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन था कि कार्बन नहीं बचा, कार्बन नहीं बचा, कार्बन मोनोऑक्साइड बचा, लेकिन कार्बन नहीं बचा, ठीक है, कार्बन नहीं बचा। यहाँ पे क्या हो रहा है, तुमने ऑक्सीजन कर दिया कम बहुत ज़्यादा, तुमने ऑक्सीजन घटा दिया बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले केस में क्या हो रहा है कि इतना भी ऑक्सीजन नहीं है कि कार्बन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, मोनो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। जितना ऑक्सीजन था, जितना ऑक्सीजन था, उतने ऑक्सीजन को लेके जो कार्बन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद तब भी क्या बच जाता है, कार्बन बच गया और कार्बन मोनोऑक्साइड बच गया। अब ये कार्बन का टेम्परेचर भी सफिशिएंटली हाई है, कार्बन मोनोऑक्साइड का टेम्परेचर भी सफिशिएंटली हाई है। जैसे ही ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं, कार्बन भी जलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी जलता है। तो यहाँ पे एक बार तो एसिटिलीन जला, एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड जली और एक बार कार्बन जला। तो यहाँ पे 3 फ्लेम, एक फ्लेम इनर कोन, मिडिल कोन और आउटर कोन, यहाँ पे 3 फ्लेम क्या बन रही है आपस में, यहाँ पे 3 फ्लेम हमें यहाँ पे सामने दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे ये व्हाइट कोन है, देखो इसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिला तो इसका टेम्परेचर क्या कर गया, घट गया। तो ये 2900 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुँच पाया, ठीक है। ये रेड वाली है, इनका टेम्परेचर इन दोनों के कहीं बिटवीन होता है, और ये ब्लू वाली का टेम्परेचर क्या है, जो 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही इसका टेम्परेचर क्या रहता है, बना हुआ रहता है। और इस वाली फ्लेम में लगभग कोई साउंड नहीं आती है, लगभग इसमें नो साउंड इसको मैं कह सकता हूँ। मैं अगर इसको बोलना चाहूँ तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, नो साउंड। यहाँ पे ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, स्पेसिफिक कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। वहाँ पे स्पेसिफिकली क्या रोरिंग का साउंड आता है, यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या हिसिंग का साउंड आता है, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिक कोई साउंड नहीं आता, साउंड आता ही नहीं है, बहुत हल्का साउंड आता है, ठीक है। नो साउंड में इसको कह सकते हैं, ठीक है। देखो अब ये इसके यूजेस कहाँ कहाँ है, इसको हम हाई कार्बन स्टील में यूज़ करते हैं। कास्ट आयरन जिसमें कार्बन का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, उसको हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। निकल बेस्ड एलॉयज में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये जो 3 टाइप की फ्लेम हम क्यों बना रहे हैं, तीनों टाइप की फ्लेम का मेन पर्पज़ है एप्लीकेशन। जहाँ पे जैसा एप्लीकेशन होगा उस एप्लीकेशन के हिसाब से हम क्या करेंगे, अपनी फ्लेम को सेट करेंगे कि वो हम न्यूट्रल रखना चाह रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग रखना चाह रहे हैं, या फिर कार्बोडाइजिंग रखना चाह रहे हैं। हम अपने एप्लीकेशन के हिसाब से इन चीज़ों को क्या करेंगे, सेट करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसके बारे में इतना ही है, ये इतना मैंने इतने एरिया में बहुत कुछ आपको यहाँ पे डिटेल में रिएक्शन जो होती हैं, सेटअप जो होता है, फ्लेम्स जो होती हैं कैसे बनती हैं, क्या उनके फ्लेम्स के एप्लीकेशंस हैं, क्या उनके टेम्परेचर रेंजेस हैं, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे इतने छोटे से मतलब राइटअप पे छोटा इसलिए कर रहा हूँ, कई लोगों को लग रहा होगा राइटअप छोटा है। राइटअप को छोटा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक वन गो में जो है वो मैक्सिमम क्या आ जाए, कंटेंट यहाँ पे आ जाए, ठीक है। वरना प्रोडक्शन में अगर मैं खुद से लिखता रहूँ तो फिर वो लिखने में ही फिर पूरा टाइम चला जाएगा, फिर वो समझाने में क्या नहीं आएगा, अच्छे से फिर समझाना नहीं हो पाएगा। यहाँ पे क्या है, मैंने एक बार लिख दिया है यहाँ पे, तो मैं आपको फिर अच्छे से चीज़ें डिलीवर कर पा रहा हूँ, ठीक है। वरना तो फिर मुझे डिक्टेट करने वाला तो सीन है नहीं, क्लास में होता तो मैं डिक्टेट करवा देता कि देखो समझा के मैं डिक्टेट करवा दूँ, लेकिन डिक्टेट कराने का सीन है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए आपको इस तरीके से लिखना होगा, इस तरीके से आपको समझना होगा इन चीज़ों को, ठीक है। डिस्कशन में हम कोई कमी नहीं करेंगे, डेप्थ और अंडरस्टैंडिंग में हम कोई कमी नहीं करेंगे, ठीक है। अब है हमारे पास गैस वेल्डिंग टेक्निक्स। गैस वेल्डिंग टेक्निक्स 2 टाइप की यहाँ पे टेक्निक्स यूज़ की जाती है गैस वेल्डिंग टेक्निक में। एक होती है हमारी बैक हैंड टेक्निक, एक होती है हमारी
फोर हैंड टेक्निक, ठीक है। बैक हैंड टेक्निक और फोर हैंड टेक्निक का क्या मतलब है, देखो ये मेरा वर्क पीस है, ये मेरा वर्क पीस है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी वेल्डिंग कर रहा हूँ तरीके से, गैस वेल्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी फ्लेम है, ये मेरा टॉर्च है, तो मैं वेल्डिंग करते हुए इधर को चल रहा हूँ, वेल्डिंग करते हुए मैं यहाँ चल रहा हूँ, ये वेल्डिंग करते हुए चल रहा हूँ तरीके से, ठीक है। ये मेरी आउटर कोन है, आउटर फ्लेम है ब्लू वाली, रेड वाली क्या है, इनर फ्लेम, ठीक है, इनर फ्लेम। मैंने आपको पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि जो वेल्डिंग होगी वो आउटर वाले से नहीं होने वाली है, क्योंकि आउटर वाले का टेम्परेचर इतना नहीं होता कि वो बहुत सारे मटेरियल्स को मेल्ट करा सके। तो जो वेल्डिंग अगर होने वाली है वो होगी कहाँ से, इनर कोन से, ठीक है। वेल्डिंग हमारी कहाँ से होने वाली है, इनर कोन से हमारी वेल्डिंग होने वाली है। इनर कोन यहाँ पे डायग्राम में छोटा बना रखा है, लेकिन वेल्डिंग जो होती है वो कहाँ से होती है, इनर कोन से होती है। देखो अब क्या करेगा, माना मैं टॉर्च को ऐसे लेके आया, टॉर्च ने ये जो आउटर फ्लेम है, इस आउटर फ्लेम ने मटेरियल को थोड़ा हीट कर दिया, ये मटेरियल को लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस इसने क्या कर दिया, हीट कर दिया। उसके बाद आउटर कोन के बाद हमारे कांटेक्ट में आएगी क्या, इनर कोन हमारे कांटेक्ट में आई। इनर कोन ने क्या किया, इनर कोन ने क्या किया, इसको मैं इतना, इनर कोन ने क्या किया, अब मटेरियल को क्या किया, मेल्ट कराया। तो ये आउटर कोन जो है ये क्या करते हुए जा रही है, ये प्री हीटिंग करते हुए जा रही है, क्या करते हुए जा रही है, प्री हीटिंग करते हुए जा रही है, ठीक है। मटेरियल को ऑलरेडी पहले प्री हीटिंग, आपने प्री हीटर वर्ड पावर प्लांट में सुना होगा। प्री हीटिंग का मतलब कि आप पहले से क्या कर रहे हो, हीट करके भेज रहे हो किसी चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैंने बताया जो वेल्डिंग होगी, जो मेल्टिंग होगी वो कौन कराएगा, इनर कोन मेल्ट कराएगी। आउटर कोन जो बस कांटेक्ट में आएगा और आउटर कोन कांटेक्ट में आके क्या करेगा, इसको प्री हीट करेगा, और फिर जो इनर कोन आएगी बाद में वो क्या करेगी, इसको मेल्ट कराते हुए इस तरीके से यहाँ से यहाँ जाएगी, ठीक है। इसी का उल्टा अपोजिट हम देखते हैं किसमें, बैक हैंड टेक्निक में। बैक हैंड में मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो मेरी इनर कोन है, इनर कोन पहले हमारे क्या आई, इनर कोन जो है वो किसके कांटेक्ट में आई, इनर कोन जो हमारे मटेरियल के कांटेक्ट में आई। तो इनर कोन ने पहले क्या किया, इनर कोन ने मटेरियल को मेल्ट कर दिया। अब इनर कोन ने जो मटेरियल को मेल्ट करा, उसके बाद यहाँ पे आउटर कोन जो है वो उसको उसके ऊपर से दोबारा उसको हीट करते हुए आ रही है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, रीहीटिंग हो रही है, ठीक है। एक तो प्री हीटिंग हो गया और एक में क्या हो गया मेरे भाई, एक क्या हो गया, रीहीटिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेल्टिंग हो रही है वो पहले मेल्टिंग हो जा रही है, फिर उसके बाद में क्या हो रही है, आपकी रीहीटिंग हो रही है। यहाँ पे जो है मैं क्लास में बच्चों को पूछता हूँ, सबका जवाब यही रहता है कि जो कूलिंग रेट स्लो इस वाले केस में होगा, क्योंकि सर यहाँ पे ना रीहीटिंग हो रही है, और कूलिंग रेट इसमें फास्ट होगा सर, क्योंकि यहाँ पे ना प्री हीटिंग हो रही है, ठीक है। कूलिंग रेट इसमें फास्ट होगा। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोर हैंड टेक्निक में स्लो कूलिंग रेट होगा, इसमें हमारा कूलिंग रेट क्या होगा, फास्ट होगा। तुम लोग को मेरी बात का भरोसा नहीं आएगा, अभी भी तुम लोग सोच रहे होंगे कि नहीं यार इसमें फास्ट कूलिंग रेट होना चाहिए, इसमें स्लो कूलिंग रेट होना चाहिए, क्योंकि री हीटिंग हो रही है। एक मिनट के लिए तुम वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करके सोचो कि क्या ये मैंने सही लिखा है, क्या मैंने गलत लिखा है। क्लास में मैं बहुत गलत भी लिखवाता हूँ, बच्चे लिख देते हैं, फिर उसके बाद मैं उनसे कटवाता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं रहते थे क्लास में, है ना। तो ये मैंने सही लिखा है या मैंने गलत लिखा है, तुम लोग वीडियो को पॉज करके 1-2 मिनट के लिए सोच के इस चीज़ को बता सकते हो, ठीक है। ठीक है, तुम लोग कर लेना, मैं ही बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली जो होगा, जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, देखो यहाँ का टेम्परेचर कितना, इस पॉइंट का टेम्परेचर है, माना रूम टेम्परेचर पे था, थोड़ा गर्म हो गया तो कितना हो गया, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस। इधर का ये बिल्कुल अनटच्ड पोर्शन है, इस फ्लेम का टेम्परेचर है लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे जो है टेम्परेचर रीहीटिंग करने के बाद कितना, 1200 तो जाएगा नहीं, तो ये 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर है, ठीक है, 1200 डिग्री सेल्सियस। तुम मुझे बताओ जब ये गर्म होगा तो गर्म होने के बाद हीट कहाँ भागेगी, 1200 डिग्री सेल्सियस की तरफ भागेगी या 50 डिग्री सेल्सियस की तरफ भागेगी। तो जो हीट भागने वाली है ना, हीट भागने वाली है इधर की तरफ, हीट इधर की तरफ भागेगी, जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है वहाँ हीट ज़्यादा फ्लो करेगी। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस काफ़ी कम है, ठीक है, यहाँ पे हीट फ्लो नहीं करने वाली, और हो सकता है कि इसका टेम्परेचर 1250 से भी ज़्यादा हो, ठीक है, तो यहाँ पे हीट इधर भागेगी, तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन में बहुत जल्दी ठंडा होगा। अभी वेल्डिंग ऐसे करते हुए थोड़ी जाते हैं, बहुत स्लो वेल्डिंग करते हुए आते हैं ना, तो यहाँ से जो हीट है वो इधर की तरफ भागेगी, इधर की तरफ भागेगी तो यहाँ पे जल्दी ठंडा होगा। यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ का टेम्परेचर तो कितना है 50 डिग्री सेल्सियस, ये वाली फ्लेम का टेम्परेचर कितना है 1250 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ का टेम्परेचर कितना है, ये आउटर फ्लेम यहाँ ये 3000 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हीट इधर तो भाग ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे मेल्ट किधर हो रखा है, मेल्टिंग हो रही है यहाँ की साइड। तो यहाँ से अब ये पीछे का टेम्परेचर माना हो गया मेरा 2000 डिग्री सेल्सियस है पीछे का टेम्परेचर, थोड़ा बहुत ठंडा हो गया 2000 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो यहाँ पे हीट कहाँ भागेगी, यहाँ भी 2000 का पोटेंशियल, यहाँ 1200 का पोटेंशियल, हीट तो कहीं जाएगी नहीं, हीट को तो कहीं भागने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो हीट इस केस में यहाँ इधर ज़्यादा फास्ट भागेगी। तो हीट भाग रही है तो यहाँ पे कूलिंग क्या होगी, फास्ट होगी, और यहाँ पे कूलिंग क्या होगी, स्लो होगी। अब कूलिंग फास्ट और स्लो हो रही है तो डिफरेंस आ गया चीज़ों में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। अब इन चीज़ों में जो डिफरेंस आया है उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसका फिर एप्लीकेशन बना के रखेंगे, इसका फिर एप्लीकेशन बना के रखेंगे। और इसका एक बहुत प्यारा एप्लीकेशन है कास्ट आयरन का केस। कास्ट आयरन के केस में हम क्या करते हैं, फोर हैंड गैस वेल्डिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं, क्योंकि फोर हैंड गैस वेल्डिंग टेक्निक में हमारे जो कूलिंग होती है वो होती है स्लो। अब कास्ट आयरन के केस में अगर कास्ट आयरन के केस में अगर मैंने यहाँ पे कास्ट आयरन के केस में अगर मैंने फास्ट कूलिंग रेट दे दिया, कास्ट आयरन के केस में अगर मैंने फास्ट कूलिंग रेट दे दिया तो वहाँ पे ना सीमेंटाइट का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे हमने मटेरियल साइंस में डिस्कस किया था, वहाँ पे सीमेंटाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, वो कास्ट आयरन में बहुत हार्डनेस बहुत ज़्यादा आ जाएगी उसमें। ठीक है, तो एकदम से, क्योंकि अगर जल्दी ठंडा होगा तो फिर वो कास्ट आयरन में जो ग्रेफाइट है वो किस में चेंज हो जाएगा, जो कास्ट आयरन का कार्बन है वो किस में चेंज हो जाएगा, सीमेंटाइट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कास्ट आयरन में थोड़ा सा स्लो कूलिंग रेट रखते हैं। हम नहीं चाहते कि सीमेंटाइट का ज़्यादा फॉर्मेशन हो, क्योंकि वो क्या कर देता है, बहुत ज़्यादा हार्डनेस को इंक्रीज कर जाता है। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि यहाँ पे क्या हो रही है, फास्ट कूलिंग रेट है थोड़ा, यहाँ पे क्या हो रहा है, रीहीटिंग हो रही है। अब रीहीटिंग जब हो रही है तो रीहीटिंग होने के बहुत सारे फायदे हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रीटमेंट में कि रीहीटिंग करने से क्या होता है, जो इंटरनल स्ट्रेसेस हैं वो इंटरनल स्ट्रेसेस क्या हो जाती हैं, रिलीव हो जाती हैं मटेरियल में से, क्योंकि मटेरियल पहले मेल्ट हुआ, फिर वो सॉलिडिफाई हो रहा था तो वो श्रिंक होता है, श्रिंक होने से उसमें क्या हो जाती हैं, श्रिंकेज कैविटी बन सकती हैं और उसमें इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट हो सकती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, रीहीटिंग करते हैं तो रीहीटिंग करके क्या, अब रीहीटिंग मैंने आपको बताया था कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर किया जाता है। अब ये 1250 डिग्री सेल्सियस तो सबकी रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर ही है ना। तो यहाँ पे क्या है, फिर रीहीटिंग करते हुए यहाँ पे उन इंटरनल स्ट्रेसेस को बहुत इजीली क्या कर दिया जाता है, रिलीव कर दिया जाता है। तो इसका फिर एप्लीकेशन हम उस हिसाब से रखते हैं, इसका एप्लीकेशन फिर हम उस हिसाब से रखते हैं। ठीक है, टोटल ये जो चीज़ें हैं ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल डेली लाइफ में यूज़ हो रही हैं। ये आपके फ्लूइड मैकेनिक्स या थर्मोडायनामिक्स या इन सब कंसेप्ट्स की तरह नहीं है जो मतलब आपको बुक्स में दिखते हैं लेकिन नॉर्मली आपको लाइफ में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये आप कहीं पे भी एक वेल्डिंग की शॉप पे जाके देखोगे तो ये पूरा का पूरा सेटअप आपको वहीं पे मिल जाएगा। नॉर्मली कारपेंटर वगैरह की जो ये काम करते हैं इनके शॉप पे जाके देखोगे पूरा का पूरा सेटअप आपको वहाँ पे मिल सकता है देखने को। ठीक है, तो और सबने देखा भी होगा ना कभी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा इस पे गैस वेल्डिंग पे, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग पे पूरा का पूरा हमारा ये अच्छा खासा डिस्कशन रहा। इसके बाद हमारी जो दूसरी केमिकल रिएक्शन वाली वेल्डिंग है वो हमारी कौन सी वेल्डिंग है, थर्मिट वेल्डिंग है। थर्मिट वेल्डिंग का मैं आपको यूज़ पहले ही बता चुका हूँ कि कहाँ होता है। तो रेल्स जो होती हैं, रेल की जो पटरियाँ होती हैं उनको जोड़ने में क्या किया जाता है, उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब हम उस पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है।